हेलो एवरीवन, दिस इज निलोफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन वाली टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही करा चुकी हूँ और होप सो ये जो जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही हैं आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को बनाने में। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सिंसियर होके जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ उस चीज को हमेशा ही इस चीज को ध्यान रखा करें कि उस टॉपिक को आपका अपनी एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही करा चुकी हूँ, तो जब आप ये वाला पार्ट देख लेंगे तो आपको अपना फर्स्ट पार्ट भी देखना है और कोशिश करना कि पूरी प्लेलिस्ट आप सीक्वेंस वाइज देख लीजिए। ठीक है, और जो जो टॉपिक आप करते जाएंगे ना उस टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी से जरूर करिएगा, क्योंकि ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है वो इसी चीज को ध्यान में रख की है कि बच्चों के एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, वो क्लियरिटी से उनके माइंड में सेट हो जाए। और मेरी तो कोशिश यही है कि मैं हर चीज आपको बेहतर दे सकूं, लेकिन अगर कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी हर चीज को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से यही कोशिश रहती है कि मैं हर चीज आप लोगों को बेहतर दे सकूं। तो हमारा जो टॉपिक हमने जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था वो हमारा था ह्यूम के टॉपिक से हमने नेक्स्ट छोड़ा था, ऑप्टिमियन ह्यूम के। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था हमारा ये वाला, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी की तलाश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या महत्व था। तो यहाँ पर हमारा आंसर आपको पता ही है कि यहाँ जो आंसर था वो सी था। यह सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक संगठन था जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने और स्वतंत्रता की लड़ाई में विविध आवाजों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो ह्यूम से या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो पहले की जो वीडियोस हुई हैं उनमें मैंने आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें कराई हैं, बट मैंने अब कोशिश की है कि आपको इस तरीके से जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कराने की कोशिश की है। तो डे बाय डे मैं चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। होप सो सारी चीजें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर आपको पता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी, आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और एलन ऑप्टिवियन ह्यूम, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक। तो ये तो आंसर आपको सबको पता होगा कि यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ह्यूम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम की भारत में एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता की मान्यता किस पर आधारित थी। ठीक है, तो उनका जो जो उनकी जो मान्यता थी वो किस पर आधारित थी। आपका ऑप्शंस है आर्थिक सुधार, धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना, ब्रिटिश शासकों और भारतीय जनता के बीचों की दूरी को कम करना और सैन्य नेतृत्व करना। तो आपको पता है जब ऑप्टिवियन जो ह्यूम है, ह्यूम ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य उनका था कि जो जैसे कि आपको पता है 1857 के रिवॉल्ट, उसके बाद भी और जो रिवॉल्ट हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि भारत में अगर उन्हें अपना शासन करना है तो उनके बीच में भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत का कोई माध्यम होना चाहिए ताकि इस तरीके की चीजें ना देखने को मिले। ठीक है, तो यही सारी चीजें, यही कश्मकश में होते हुए ये एक ऑप्शन निकाला गया कि कोई ऐसा राजनीतिक संगठन होना चाहिए जो कि भारतीयों की मांग ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सके और ब्रिटिशर्स के जो भी चीजें हैं वो भारतीयों को इन्फ्लुएंस कर सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये उन दोनों की दूरियों को कम करना चाहते थे, तो यहाँ का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, शासकों के बीच में आपका दूरी को कम करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी करवाया है, फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको करवाया था। ये क्वेश्चन कहाँ हुआ था। होप सो आप लोगों को ये आंसर पता होंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, सीक्वेंस से चलते रहेंगे ना तो आपकी चीजें डे बाय डे खुद ब खुद क्लियर होती रहेंगी। और कई बच्चे मेरे से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम जो ये EMRS का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। देखिए एग्जाम की डेट जो है वो कभी भी आए, लेकिन आपको रेडी रहना है, ठीक है, ये याद रखिए। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर, ठीक है, आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा सी, यानी कि बॉम्बे मुंबई में हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो कब हुआ था, देखिए मैंने हमेशा आपको एक चीज कही है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश किया करें। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि पहले तो ये याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई थी, ठीक है। अगर आपको इतनी चीज याद है तो आपको पता चल गया कि आपका आंसर क्या होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, अगर आपको ये इनका सन पता है तो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आंसर आपका ए ठीक हो जाएगा, यानी कि 28। देखिए ज्यादातर जगह 28 आता है। हिस्ट्री में एक चीज हमेशा देखिएगा, ये हिस्ट्री में ना डेट को लेकर काफी कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाती है। हर जगह जहां पर अगर आपके पास 28 ऑप्शन में है तो 101% आप 28 के साथ जाएंगे, ठीक है, 28 दिसंबर। लेकिन अगर आपके पास 28 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो दिसंबर आप दिसंबर 1885 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा है आपका 28 दिसंबर 1885, ठीक है। ये ऑप्शन इस तरीके का रखने का पर्पस सिर्फ इतना है कि कई बार है ना डेट में आपको कई जगह अलग अलग डेटें भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका भी क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपके पास 50, 62, 72 और 82। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, आपका जो आंसर है 72 हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको एग्जाम टाइम के लगभग आपका वन लाइनर करवा दूं, ताकि आपका और टाइम सेव कर सकूं। लेकिन बस थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। और आप मेरी भी सिचुएशन इस टाइम समझ ही रहे होंगे कि मैं इस टाइम किस सिचुएशन में हूँ, ठीक है। बस मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका इतना सारी चीज करा दूं कि आपका एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट चीजें आपकी सेल्फ स्टडी से ही कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। ऑप्शन है आपका धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, सी ऑप्शन है संवैधानिक सुधारों की मांग करना, सिविल सेवाओं में भारतीय का उचित प्रतिनिधित्व करना और विविध क्षेत्रीय और सांस्कृतिक समूहों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह की वकालत करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जो प्रारंभिक उद्देश्यों की बात करी जाएगी तो हमेशा संवैधानिक सुधारों की मांग करना था। उन्होंने कभी भी स्टार्टिंग में ये नहीं कहा था कि हमें ब्रिटिशर्स से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ये तो बाद में चीजें हुई थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण से जुड़े नेता कौन थे। ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, विमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, और आपका विलियम। इसके बाद अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, ठीक है। डी ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं तो आपको पता है यहाँ पर आपका दादा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी, विमेश चंद्र बनर्जी और विलियम वेडरबर्न, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सुधारों की तलाश के दृष्टिकोण के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों की विशेषता क्या थी। ऑप्शन है आपके पास कट्टरपंथी और आक्रामक, मध्यम और क्रमिक, और असहयोगी और हिंसक और टकरावपूर्ण।
तो यहाँ पर आपको पता है कि ये स्टार्टिंग में जो थे ये मॉडरेट थे, ठीक है, ये मध्यम नहीं, इसे आप उदारवादी कह सकते हो, ठीक है। मध्यम आपको ये कई बार जब ट्रांसलेट करते हैं ना गूगल से, तो कई बार वो उस तरीके से ट्रांसलेट कर देता है, तो यहाँ उदारवादी आपका आ जाएगा, ठीक है, मतलब उदारवादी और ग्रेजुअल थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उग्रवादी चरण की शुरुआत किससे हुई। आपका ऑप्शन है नमक मार्च, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्वदेशी आंदोलन। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ, इसका आंसर अभी इस वीडियो को पोज करना, उसके बाद आपको देना कि स्वदेशी आंदोलन के होने की वजह क्या थी। ये क्वेश्चन। दूसरा, वो वजह क्या थी और स्वदेशी आंदोलन आपका कब हुआ था, ये याद रखिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी चरण से जुड़े नेता कौन थे। तो ये रिपीट हो गया है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसकी परिवर्तनकारी भूमिका। देखिए अब यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या क्या परिवर्तन होने लगे, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई। ऑप्शन है आपके पास, यह एक धार्मिक संगठन था, इसने बड़े पैमाने पर आंदोलन, समन्वय अभियान और अहिंसक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। सी ऑप्शन है, इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का समर्थन किया। डी ऑप्शन है, इसने आर्थिक सुधारों के टकराव को बढ़ावा दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसने बड़े पैमाने पर एक तो आंदोलन किए, सविनय अभियान चलाए और अहिंसक, ठीक है, जिनमें किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं की गई थी, अहिंसक प्रदर्शन आयोजित किए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समय के साथ कैसे परिवर्तित हुए। ऑप्शन है आपके पास, यह एक सांस्कृतिक समाज बन गया। बी ऑप्शन है, यह बौद्धिक चर्चाओं का मंच बन गया। सी ऑप्शन है, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख माध्यम बन गया, जिसने विभिन्न लोगों को राष्ट्रवाद के सामान्य बेगर तले एकजुट किया, ठीक है। तो और डी ऑप्शन है, यह पूरी तरह से विघटित हो गया। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख माध्यम बन गया, जिसने विभिन्न लोगों को एकजुट किया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका शुरू हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वैचारिक परिवर्तन किस तरीके से हुए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक का है वो है 1890 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या देखा। ऑप्शन है आपका, कट्टरपंथी नेताओं का उदय, जिसने कांग्रेस द्वारा अपनाए गए उदारवादी दृष्टिकोण और राजनीतिक तरीकों पर सवाल उठाया। बी ऑप्शन है, रूढ़िवाद की और बदलाव और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए समर्थन, अतिवादी धार्मिक विचारधाराओं को अपनाना और आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही, यानी कि ये जब 1819 के बाद क्या हुआ कि कट्टरपंथी नेताओं का एक तो उदय हुआ, ठीक है, जिसने कि जो कांग्रेस के जो नीतियां थी, जो फैसले हो रहे थे, उन पर सवाल उठाना शुरू किया कि आप इतने उदार रहेंगे तो ये लोग कभी भी भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये हमेशा हमारा शोषण करते रहेंगे। तो इन्होंने अब सवाल उठाने शुरू करे थे और इसी का ही परिणाम होगा कि आपका जो कांग्रेस का एक तरीके से जो विघटन हुआ था, मतलब जब, और इसी का ही परिणाम क्या हुआ था कि आपको देखने को मिलता है कि जब कांग्रेस में खुद एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और कांग्रेस बढ़ गई थी दो विचारधाराओं के बीच में, एक उदारवादी और एक कट्टरवादी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर कट्टरपंथी नेताओं का प्राथमिक फोकस क्या था। तो इनका क्या प्राथमिक फोकस था, मतलब क्या ये लोग किस चीज पे मोस्टली फोकस कर रहे थे। क्रमिक राजनीतिक सुधारों की मांग करना, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करना,
धार्मिक विविधताओं को बढ़ावा देना, और डी ऑप्शन है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रिटिश शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में निर्मित वस्तुओं और उत्पादों के उपयोग की वकालत करने वाले आंदोलन का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और नमक मार्च। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस चरण में उदारवादी दृष्टिकोण से हटकर अधिक को अपनाया गया? मुख्य और कट। देखिए यहाँ पर बेसिकली ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गलती हुई है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण से हटकर कौन सा विचारधारा को अपनाया था? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उदारवादी चरण, बी ऑप्शन हो जाएगा रूढ़िवादी चरण, स्वदेशी चरण या चरमपंथी चरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने जो उग्रवादी, ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये यहाँ पर उग्रवादी चरण था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है आपका ए भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और बी ऑप्शन है 1905 में बंगाल का विभाजन, सी ऑप्शन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, डी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन भारत बंगाल का विभाजन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्वदेशी शब्द का अर्थ क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीयतावाद, ठीक है, बी ऑप्शन है अपना देश या मूल भूमि, ठीक है, सी ऑप्शन है उपनिवेशवाद या फिर डी ऑप्शन है वैश्वीकरण। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि स्वदेशी की बात करें तो या तो अपना देश या फिर मूल भूमि या फिर मूल निवास, इस तरीके से भी कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन है ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता कम करना और भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, डी ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संबंधों को मजबूत करना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना पहला, दूसरा भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1905 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने बंगाल का विभाजन क्यों किया? देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और सब्जेक्ट में आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो है बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करना, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना, बंगाल में आर्थिक स्थिति में सुधार करना और सांस्कृतिक विविधताओं को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब जो बंगाल का विभाजन था ना वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्वदेशी आंदोलन की मुख्य रणनीतियों में से क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास भारत में निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करना, बी ऑप्शन है ब्रिटिश वस्तुओं को अपनाना, सी ऑप्शन है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, डी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वदेशी आंदोलन की मुख्य रणनीतियों में से एक क्या थी? तो ऑप्शन है आपके पास भारत में निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करना, ब्रिटिश वस्तुओं को अपनाना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, यानी कि सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वदेशी उद्योगों के संबंध में स्वदेशी आंदोलन का जोर किस बात पर था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास
ब्रिटिश उद्योगों के पक्ष में उनकी उपेक्षा करना। ठीक है। बी ऑप्शन है भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना। सी ऑप्शन है आपका उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना। और डी ऑप्शन है आपका केवल भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना और उन्हें बढ़ावा देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वदेशी आंदोलन ने शिक्षा के किस पहलू पर जोर दिया। आपका है पश्चिमोत्तर शिक्षा, भारतीय सांस्कृतिक और इतिहास पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और धार्मिक शिक्षा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भारतीय संस्कृति और इतिहास पर केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वदेशी आंदोलन ने भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में क्या भूमिका निभाई। ऑप्शन है आपके इसने पारंपरिक कला और संस्कृति में रुचि को हस्तोत्साहित किया। बी ऑप्शन है इससे पारंपरिक कला रूपों का पतन हुआ। इसने पारंपरिक कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में नए सिरे से रुचि जगाई। डी ऑप्शन है इसका भारतीय संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी कि इसने पारंपरिक कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में नए सिरे से रुचि जगाई। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वदेशी आंदोलन में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया। ऑप्शन है केवल बुद्धिजीवी और कुलीन वर्ग ने। बी ऑप्शन है केवल महिलाओं और किसानों ने। डी और सी ऑप्शन है छात्र, बुद्धिजीवी, महिलाओं, किसान सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने। या फिर डी ऑप्शन है केवल धार्मिक नेताओं ने। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि हर किसी ने भाग लिया था, चाहे वो कोई छात्र हो या बुद्धिजीवी हो या महिलाएं हो या किसान हो या समाज के विभिन्न वर्ग। ठीक है, सबने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वदेशी आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा था। इसका कोई ऑप्शन है आपके ए, इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। बी ऑप्शन है इसमें अहिंसक, सविनय, अवज्ञा और जन लामबंदी की शक्तियों का प्रदर्शन किया। सी ऑप्शन है इससे अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुआ। और डी ऑप्शन है इसके परिणाम स्वरूप तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो आपके पास जो ऑप्शन जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसने अहिंसक, सविनय, अवज्ञा और जन लामबंदी शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि आपका इसने अहिंसक, सविनय, अवज्ञा और जन लामबंदी शक्तियों का प्रदर्शन किया। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ। ऑप्शन है आपके पास असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला नरसंहार। ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, असहयोग आंदोलन। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वदेशी आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या था। ऑप्शंस है आपके पास भारतीय उद्योगों का आर्थिक प्रभुत्व कर। बी ऑप्शन है ब्रिटिश शासन के तत्काल स्वतंत्रता। सी ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संबंधों को मजबूत करना। और डी ऑप्शन है सांस्कृतिक अलगाव। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस घटना ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग वे में कई तरीके से पूछा है और होप सो आप लोगों को इसका आंसर आता हो, क्योंकि इतनी क्लासेस देखने के बाद भी अगर आपको ये चीजें नहीं रिमाइंड आ पाए तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा कि आपकी कहीं ना कहीं तो किसी चीज में कमी है, या तो आप एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ रहे या फिर आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर में कोई इश्यू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ये आपसे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड, तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा किस घटना ने, तो आपका ऑप्शन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बी ऑप्शन है 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था। सी ऑप्शन है 1930 का में नमक मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि बंगाल का विभाजन जो था, ठीक है, उसका ही एक कह लीजिए उसका ही असर था जो स्वदेशी आंदोलन
को जन्म हुआ। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर देना है कि जो इसकी डेट क्या थी, ठीक है, मतलब मंथ और डेट क्या थी, जो जो विभाजन था, बंगाल का विभाजन, ठीक है, इसकी डेट और मंथ क्या था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना था। ऑप्शन है आयातित ब्रिटिश वस्तुओं का उपयोग, बी ऑप्शन भारत में निर्मित वस्तुओं और उत्पादों का उपयोग, सी ऑप्शन धार्मिक विविधता, और डी ऑप्शन है आपका ब्रिटिश उत्पादों पर निर्भरता। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भारत में निर्मित वस्तुओं का एक तो उत्पाद बढ़े, ठीक है, और उनके क्या कहते हैं, मतलब उपयोग भी बढ़े, और जो उसे बढ़ावा देना, ठीक है, जो हमारे भारत में चीजें विकसित हो रही थी, ठीक है, उन चीजों को बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन क्यों किया। तो ऑप्शन है बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना, बी ऑप्शन है बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करना, सी ऑप्शन है बंगाल में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जो बंगाल विभाजन का जो मुख्य कारण था वो क्या था, जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे ना वहां, उन्हें कमजोर करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की प्राथमिक रणनीतियों में से क्या एक थी। ऑप्शन है आपके पास विदेशों में निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करना, बी ऑप्शन है ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करना, और डी ऑप्शन है भारतीय वस्तुओं का निर्यात करना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि विदेशों में निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करना, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी उद्योगों के संबंध में किस पर जोर दिया था। ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश उद्योगों के पक्ष में उनकी उपेक्षा करना, भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना, और डी ऑप्शन है आपका केवल भारी उद्योगों पर ध्यान देना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी कि भारत के जो हस्तशिल्प थे, कुटीर उद्योग थे, उन सब चीजों को पुनर्जीवित करना और उन्हें बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन ने शिक्षा के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित किया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा में भारतीय संस्कृति और इतिहास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वदेशी आंदोलन में भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में क्या भूमिका निभाई। इसमें पारंपरिक कला, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिजीवियों, छात्रों, मतलब सबने मिलकर इसमें भाग लिया था। ये मुझे लग रहा है ना कुछ मिसप्रिंटिंग, शायद कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पर, जो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। हाँ, यहाँ से अब आपके अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत में मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। ऑप्शन है आपका हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, उनकी विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना, सी ऑप्शन है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देना और तत्काल स्वतंत्रता की मांग करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि उनकी जो विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये इंग्लिश वाला भी सेम कर देती हूँ, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत में कौन सा राजनीतिक संगठन मुख्य रूप से हिंदू समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ये आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार और स्वराज पार्टी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना मुसलमानों के बीच असंतोष की पराकाष्ठता को चिन्हित करती है जिसके कारण 1906 में शिमला प्रतिनियुक्ति हुई? ऑप्शन है आपके पास, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, शिमला सम्मेलन, बंगाल का विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1906 में शिमला प्रतिनियुक्ति के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सर आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी कि सर आगा खान और ढाका के नवाब समीमुल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसका ये वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जो आगे के क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे। होप से ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल हो रही हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी क्वेरीज को, या फिर अगर मैं कुछ चीजें मिस कर रही हूँ तो उसे भी इंक्लूड किया जा सके। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर चीज आपको लोगों को बेहतर प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही हूँ। इसके बाद अपना चैप्टर जरूर पढ़ना, और कल आपको इसका जो कल की जो वीडियो होगी या कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं इस जो ये आपके 79 पेजेस की है, ठीक है, PDF, जितने भी क्वेश्चन होंगे कोशिश करूंगी कि उसे एक वीडियो में ही करा दूं। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।